हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एआईबी के पेपर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि 20 सितंबर से एआईबी का बैच स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पे, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इस बैच में हम मेनली स्टार्टिंग से फोकस करेंगे मेजर लॉस पे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए वेटेज, ठीक है, जो मार्क्स है। क्योंकि 46 अराउंड मार्क्स तो आपके मेजर लॉस से ही बन रहे हैं, माइनर लॉस से कम ही चीज़ें हैं। आज हम जो टॉपिक यहाँ पे डील करने वाले क्वेश्चन सॉल्यूशन में बेसिकली वो होगा मेजर लॉस का पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है एआईबी पेपर 17 यानी 2023 का जो पेपर था उसका पेपर सॉल्यूशन है ये, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदू लॉ का। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हिंदू लॉ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेजर लॉज। मेजर लॉज में आपके आने वाला है आईपीसी, ठीक है, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम उन्हीं से डील करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आज हम पीआईएल को भी डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि पीआईएल एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, जिसमें से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, और काफ़ी इजी टॉपिक है, इसलिए हम पीआईएल पे फोकस कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिंदू लॉ, बट अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये पीआईएल से डील कर रहा है। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चंस मैं इंग्लिश में ही लाई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश में समझना इजी होता है। और मैं इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिखा ज़रूर लूँ, बट हिंदी में बोल के आपको समझा ज़रूर दूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ केसेस विल नॉट बी एंटरटेन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? ओके, तो ये कुछ कैटेगरी है केसेस की जो पीआईएल, जिस पे पीआईएल एप्लीकेबल होती है, जो पीआईएल के लिए करेक्ट हैं, बट कुछ होते हैं जिन पे पीआईएल अप्लाई नहीं होती है। तो ये वही पूछ रहा है कि विल नॉट बी, ठीक है। यहाँ पे नॉट बी इज़ द की थिंग जो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, कि नॉट पूछा जा रहा है। और जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी ऑफ केसेस का कहा गया है, तो ये कैटेगरी ऑफ केसेस आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू, ताकि आप इजीली समझ पाए कि किन किन केसेस पे पीआईएल लग सकती है और किन किन केसेस पे नहीं लग सकती है। अब चलते हैं ऑप्शन पे। फर्स्ट इज फैमिली पेंशन, पिटिशंस फ्रॉम द राइट विक्टिम्स, नेग्लिजेटेड चाइल्ड एंड लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट मैटर। तो इसका आंसर क्या है हमारा? लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट मैटर। क्यों? क्योंकि इस पर एक अपना स्पेसिफिक लॉ है, जिससे हर स्टेट का अपना अपना लॉ होता है। फॉर एग्जांपल मैं जिस राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे राजस्थान रेंट एक्ट चलता है, ठीक है। वैसे ही एमपी में भी चलता है। ये मैटर कहीं ना कहीं इनका पर्सनल मैटर है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं रेज किया जा सकता है, इसलिए इसमें पीआईएल नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम पीआईएल। हु इज नॉन एज फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन जस्टिस ए एन रे, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, जस्टिस आर एस पाठक एंड जस्टिस पी एन भगवती। ओके, तो ये सारे जजेस के नाम हैं। और आई सजेस्ट कि आप प्लीज़ इनके बारे में ज़रूर पढ़िए, चाहे आप विकीपीडिया से पढ़िए, चाहे किसी और सोर्स से पढ़िए, बट इन जजेस के बारे में पढ़िए, क्योंकि इन्हें जुडिशरी में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है और कहीं ना कहीं एक सिविलाइज सोसाइटी बनाने की कोशिश की है। प्लस इनकी जर्नी से आप बहुत इंस्पायर होंगे किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ में ग्रो किया है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट वाई वी चंद्रचूड़ सर, सो ये हमारे जो करंट सीजीआई हैं उनके फादर भी रह चुके हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करंट सीजीआई का नाम ज़रूर बताइएगा। एंड नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ पीआईएल? जस्टिस पी एन भगवती इज़ नॉन एज फादर ऑफ पीआईएल। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जो इंडियन लीगल सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया है। और ये कहीं ना कहीं जैसे पीआईएल के फादर हैं, इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने लोगों को विश्वास भी दिलाया है कि आम आदमी के लिए भी कानून है, वो भी इजीली एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल पोस्ट कार्ड से पीआईएल लेना, क्योंकि कोई भी आम आदमी होगा सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वो नहीं समझ पाएगा, बट सुप्रीम कोर्ट तो आम आदमी की बात समझ सकता है। ये पी एन भगवती जी ने सिस्टम चालू किया था। ओके, नाउ अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम पीआईएल। सो यू कैन सी 3 क्वेश्चन आ चुके हैं पीआईएल से, और पीआईएल बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपके लिए ईजी हो जाएगा पीआईएल के लिए प्रिपरेशन करना। और पीआईएल की प्रिपरेशन में आप कहीं ना कहीं काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे का टॉपिक होता है पीआईएल, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किन किन चीज़ों पे पीआईएल लग सकती है, पीआईएल किस ग्राउंड्स पे लगती है, साथ ही साथ पीआईएल की प्रोसीजर क्या होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजीली कवर भी होने वाला टॉपिक है, तो आप इस पर फोकस करिए, स्टार्टिंग ही इसी से करिए आई सजेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल पर्पस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? Vindication of rule of law, facilitate effective access to justice, meaningful realization of fundamental rights, and the fourth one is getting famous and making making wealth. किसी भी लॉ का क्या ये मोटिव हो सकता है कि वो फेमस होने के लिए लॉ बना हो, या फिर किसी भी लॉ का जो भी प्रोसीजर लॉ का भी कोई भी स्टेप है क्या वो इसीलिए किया जाता है कि वो फेमस हो पाए? नो, लॉ का हमेशा मोटिव ये होता है कि आप इजी एक्सेस दे पाएँ जस्टिस के लिए, लोगों को फंडामेंटल राइट्स का पता चले कहीं ना कहीं, ठीक है, और जस्टिस का सिस्टम इजी हो, और एक और चीज़ की इक्वलिटी क्रिएट हो सबके दिमाग में कि लॉ की नज़रों में सब इक्वल है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? नॉट अ पर्पस कौन सा है? गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ। नेक्स्ट है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार emerged as a basic fundamental right। किस ये जो केस लो है ये किस फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है? राइट टू स्पीडी जस्टिस, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू फ्री लीगल हेड एंड नन ऑफ दिस। सो कहीं ना कहीं आप इससे ये चीज़ समझ सकते हैं कि केस लॉज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे, और लैंडमार्क केस लॉज जनरली आपको पता होने ही चाहिए। आप एक एलएलबी स्टूडेंट है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स के कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स है, जैसे केशवानंद भारती हैं, मिनर्वा मिल्स है, एसआर बोमई केस है, और साथ ही साथ आपको आर्टिकल 21 का तो अलग ही केस लॉ का पूरा मीनिंग है कि वो आपको अलग से आना चाहिए पूरा का पूरा, ओके, क्योंकि उस आर्टिकल 21 में काफ़ी सारे राइट्स हैं, और ये भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 में ही ये राइट दिया गया है, राइट टू स्पीडी जस्टिस। ओके, ये केस लॉ डील करता है राइट टू स्पीडी जस्टिस से। आपको इजी तरीके से याद करने का यही तरीका है कि केस लॉ का नाम लिखिए और सामने उसका जो राइट है वो लिखिए, आर्टिकल 21 के लिए बता रही हूँ, ताकि आपको ईजिली कनेक्ट कर पाओगे, याद कर पाओगे, और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू कैन स्ट्राइक ऑन द पॉइंट, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग writ can be issued against the usurpation of public office? Writ of mandamus, writ of certiorari, writ of quo warranto, and writ of prohibition. For public office we have two writs, okay। writ of mandamus बात करता है कि किसी को कमांड करना, और हम अगर बात करते हैं writ of quo warranto की, तो वो पूछता है कौन सी अथॉरिटी से आप पब्लिक ऑफिस में हैं, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है writ of क्यू वारंटो, कि आप किस अथॉरिटी से इस पे पोस्ट पे हैं, राइट। क्वेश्चन करना उनकी अथॉरिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिट्स वर्सेस बैडविन का केस, ठीक है। ये लॉ ऑफ टॉर्ट से हैं, तो हम इसको आज डील नहीं करने वाले, हम सिर्फ मेजर लॉज पे फोकस करने वाले हैं, राइट। ये भी काफ़ी फेमस केस लॉ है, बट आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स की केसेस, क्योंकि आपको इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम। मैं यहाँ पे इसको इसलिए डील कर रही हूँ क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर एक लॉ स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इन मैगजीन्स का पता होना चाहिए, ध्यान होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ऑडी अल्ट्रम पार्टम। जैसे ये पार्टम बोल रहा है, अल्ट्रम बोल रहा है, दो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। दो इसलिए बोल रही हूँ कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, पार्टम एंड अल्ट्रम, ठीक है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एज ए लॉ प्रोफेशनल अपने लाइफ में भी इनहेरिट करना चाहिए कि दोनों साइड को सुने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक साइड को सुन के अपना ओपिनियन बना ले और दैट्स इट। नेवर डू दैट, बिकॉज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, ठीक है। हर चीज़ की दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम बस एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं अपनी साइड का सोच के, बट नहीं, आगे वाले का भी क्या कंडीशन है उसे हमें कंसीडर करना चाहिए। सो नाउ एज आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ हिंट इन दिस, ओके,
हम चलते हैं ऑप्शंस पे. अ पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड. नेक्स्ट है एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मस्ट गिव एन स्पीकिंग ऑर्डर. नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस. एंड द फोर्थ वन, नो वन शुड फियर द कोर्ट्स. सो ये कहीं ना कहीं ये दो तो नेचुरल जस्टिस के मैंडेटरी रूल्स हैं. That a person cannot be condemned without being heard, and the second one is no one can be a judge of his own case. ठीक है. Now we come to the answer. Here जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों साइड को सुनना जरूरी है, तो here is the answer is without being heard. A person cannot be condemned without being heard. कसाब को भी सुनवाई का हक मिला था, तो नॉर्मल लोगों को तो मिलना ही चाहिए. एग्रीड. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा प्रोफेशनल एथिक्स से है. अगला है ये हिंदू लॉ से है. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम लॉज फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली इट ऑल्सो डील्स विद द फैमिली लॉ ओनली. नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है ये, जिसको हम अभी डील नहीं करने वाले. ये कंपनी लॉ के कॉर्पोरेट कंपनी लॉ के क्वेश्चन है दोनों. कंपनी लॉ से दो क्वेश्चन आने वाले हैं. एनवायरमेंटल लॉ का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15. नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो जैसे आप एनालाइज करेंगे पेपर को, कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं कि इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं. आपको कीवर्ड्स आने चाहिए ताकि आप इजीली आंसर को देख पाएँ, समझ पाएँ. ठीक है. और ये कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये आपको बाय हार्ट आनी ही चाहिए. ठीक है. चाहे आप रटिए, चाहे आप कीवर्ड से समझिए, वॉट एवर यू वांट टू डू इट, बट इन्हें आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये हर कंपटीशन में पूछी जाएगी. और एक जनरल लॉ पर्सन होने से, लीगल पर्सन होने के नाते आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए. बेसिकली यू बिलोंग फ्रॉम अ लॉ फैटर्निटी, जो आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए. ओके. सो ये बात कर रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की. एनवायरमेंट में क्या होता है? जीवन होता है, राइट. एनवायरमेंट, प्रकृति, जीवन, इसकी बात करते हैं हम. इस तरह आपको अगर देखना है तो ऑप्शन होगा जी. ये नया ऐड किया गया था. ठीक है. और कहीं ना कहीं आर्टिकल 48 के साथ साथ आप इसको भी याद कर सकते हैं, आर्टिकल 51AG. ये दोनों ही एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं. आर्टिकल 48 भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है, और आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है. जी से जीवन, जी से पर्यावरण, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं. ये वाला क्वेश्चन आपके IT एक्ट से है. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम IT एक्ट. ये आपका पेटेंट और इनके से रिलेट करता है. ओके. ये भी आपका लेबर लॉ से डील कर रहा है. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रोफेशनल एथिक्स. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड प्रोफेशनल एथिक्स ओनली. ठीक है. अब आता है आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन. सपोज अ रोड एक्सीडेंट अकर्स, देन बीइंग एन एडवोकेट, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग द सिचुएशन. ठीक है. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये डील कर रहा है आपका CRPC से, जो प्रोसीजर की बात कर रहा है, राइट. अप्रोच कैसे करेंगे आप इस सिचुएशन को. तो अगर रोड एक्सीडेंट हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? FIR करेंगे, राइट. फिर हम पिटीशन देंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी को बुलाएंगे. फर्स्ट चीज़ FIR क्यों करेंगे? क्योंकि उससे ही सारा सिस्टम मोशन में आएगा, लीगल सिस्टम. ओके. एन FIR विल बी अ प्रूफ ऑफ एक्सीडेंट, प्राइमा फेसाई, फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट, यही होने वाली है. ओके. नेक्स्ट अ क्वेश्चन डील्स विद यू कैन से लॉ ऑफ टॉर्ट्स, बट इसमें एग्जीम का मतलब आपको पता होना चाहिए. ओके. जो मैं आपको भी लिख के बता रही हूँ.
ये मैगजीम आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, समझिएगा इसका मतलब। व्हाट दिस मीन दैट देयर इज अ राइट देयर विल बी अ रेमेडी। यानी आपके पास अगर कोई अधिकार है, समझ में आ रही है चीज़ कि आपके पास अगर कोई अधिकार है तो आपको उस अधिकार को पाने की रेमेडी भी दी जाती है। ओके, वेयर देयर इज अ राइट देयर विल बी अ रेमेडी, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मैगजीम। ये काफ़ी जनरल मैगजीम है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आती ही है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम लॉ ऑफ टॉट्स। ये बहुत ही फेमस केस लॉ है जिसमें दो स्कूल्स होते हैं और आमने सामने अपना एक एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ चीज़ें स्टार्ट करते हैं, राइट। ये कंज्यूमर से रिलेटेड है, कंज्यूमर कोर्ट से, बेसिक जनरल नॉलेज का है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट, राइट, टैक्सेशन एक्ट्स। ओके, again a question from income tax part only. This is a factories act. This is a question which belongs from Indian contract act. Again a question from contract act. अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चन की। जनरली लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सीपीसी से है या SRA से, क्वेश्चन पढ़ने के बाद। लेट्स रीड इट आउट। A dash injunction can only be granted by the degree made at the hearing and upon the merits of the case. The defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right or from a commission of an act which could be contrary to the right of the plaintiff. This injunction question belongs from SRA. We will not deal it here. Again a question from SRA. ये TPA से है, ये टैक्सेशन से है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ये क्वेश्चन है। और मेरा ये मोटिव नहीं कि हम क्वेश्चन स्किप करें, आप भी स्किप करें। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप इससे देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पार्ट से आ रहे हैं। आप इस चीज़ को एनालाइज करिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर के लिए केस लॉ पूछा गया है। ओके, तो इधर मिक्स ऑफ आ रहा है, सेक्शंस भी आ रहे हैं, केस लॉज भी आ रहे हैं। अब ये करेक्टली क्वेश्चन डिक्लेरेटिव डिग्री का है। ओके, इसमें आपको दोनों चीज़ पूछी गई है इस क्वेश्चन में। अगर आप इस क्वेश्चन को नोटिस करेंगे तो इसमें सेक्शन भी पूछा जा रहा है आपसे और प्लस उसका नेचर भी पूछा जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट और सेक्शन दोनों पूछे जा रहे हैं। ये AIB का लेवल है। ओके, अब हम बात करते हैं दिस क्वेश्चन नंबर 46, विच कम्प्लीटली बिलोंग्स फ्रॉम एंड क्लियरली बिलोंग्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये बात कर रहा है एंटी डिफेक्शन लॉज की। तो ये अमेंडमेंट कब लाया गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ का कौन सा अमेंडमेंट था? लाया गया था इसे 1985 में, और ये था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आप इससे समझ पा रहे हैं ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो पूछी जा रही हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उठ के नहीं आया है यहाँ पे पेपर में, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पूछी जा रही हैं। जो एक रिमार्केबल चीज़ें होती हैं ना, वही पूछी जा रही है। अब अगेन the holy case comes here in the thing, and a battle we can say between government and the judiciary. ये वही केसेस की पूरी एक सीरीज़ है जो कि डील करती है आर्टिकल 13 से एंड आर्टिकल 368 से एंड शेड्यूल 9 से। ओके, ये पूरी एक अच्छी स्टोरी है एंड मैं आपको ये ज़रूर यूट्यूब पे ज़रूर इसके बारे में बताऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस
In which one of the following cases the Supreme Court directed that a constitutional amendment is law within the meaning of Article 13 subclause 2 and therefore if violated any of the fundamental rights it may be declared void? ठीक है, कौन से केस लॉ में कहा गया था? अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन फॉर यू ताकि आप समझ पाए. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग In which one of the following cases Supreme Court decided that constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13 subclause 2 and therefore if it violates any of the fundamental rights it may be declared void? तो इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. वो क्या कहना चाह रहा है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा केस लॉ है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था, डिसाइड किया था बेसिकली कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना वो खुद भी लॉ की कैटेगरी में आएंगे और उनको आर्टिकल 13 सब क्लॉज में लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो ऐसा कोई भी मतलब गवर्नमेंट ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे. ओके, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए. तो टेक योर टाइम एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या होगा. ओके, इसीलिए मैंने एम्फोसाइज करके इसे 2 बार बोला भी है ताकि आप इस पे ज़्यादा ध्यान दें और ये चीज़ समझें कि आप इस क्वेश्चन के थ्रू एक क्रोनोलॉजी को आप फॉलो कर पाएंगे. राइट, केसेस की क्रोनोलॉजी है उसको आपको समझना है क्योंकि उनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. गॉट इट? सो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर का मैं इंतज़ार करूँगी. डू कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये सारे लैंडमार्क चीज़ें हैं जिन्हीं पे क्वेश्चन आ रही है अभी में. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. ओके, सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज़, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? कहाँ पे आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? सेक्शन 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड. सेक्शन 12 से 36 ही फंडामेंटल तक डील करता है. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में आएगा नेक्स्ट? डीपीएसपी में. तो इसका राइट आंसर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि फिर से डील कर रहा है फंडामेंटल राइट्स से. ठीक है, एज पर आर्टिकल 16. ओके, यहाँ पे अनुच्छेद 16 की बात की जा रही है और आपको यहाँ पे सीक्वेंस देख के बताना है. ओके, एज पर आर्टिकल 16 नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ डैश, कोई भी नागरिक खाली इन आधारों के अलावा any of them be ineligible for or discriminated against, किसी भी नौकरी के लिए असक्षम या फिर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा इन एनी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी रोज़गार के लिए या फिर किसी ऑफिस की नौकरी के लिए. क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं वो आपको बताना है और सीक्वेंस में बताना है. ठीक है, फर्स्ट क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस. उसके बाद क्या है? रिलीजन, एज, कास्ट, सेक्स, डिसेंट ऑफ प्लेसेस, डिसेंट मतलब आपके जो
वंशज है उनके बारे में, जन्म स्थान और रेसिडेंस रहने के स्थान पे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन इज रिलीजन, रेस, एज, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। फिर से ऑप्शन नंबर डी में अगेन रिलीजन से स्टार्ट हो रहा है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या एज। मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, धर्म के आधार पर और रेस के आधार पर यानी रंग रूप के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स मतलब आपका जो मतलब महिला है जेंडर, या फिर क्या बोल सकते हैं लिंग के आधार पर, डिसेंट यानी पूर्वजों के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर, या फिर रहने वाले स्थान के आधार पर। इन आधारों के अलावा आप किसी और आधार पर इन आधारों के अलावा आप किसी और दूसरे आधार पे डिस्क्रिमिनेट करोगे, इट्स ओके, चल जाएगा, बट इन आधारों पे आप नहीं कर सकते हैं। मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन भी रीजनेबल होना चाहिए, नेक्सिस होना चाहिए उसका, अगर आप कर भी रहे हैं तो। बट इसका आंसर क्या होना चाहिए, एज। सेकंड ऑप्शन में एज है, थर्ड ऑप्शन में एज है, एंड फोर्थ ऑप्शन में एज है। क्या आर्टिकल 16 में कहीं एज मेंशन है? नहीं ना, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप आपका एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, ओके, ऑप्शंस का। नाउ अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस who are to sit for purpose of deciding any case involving substantial question of law as to interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143। आर्टिकल 143 किससे डील करता है आपका, किससे डील करता है 143? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, राइट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ना किसका, सुप्रीम कोर्ट का, ओके। तो कितने लोग बैठते हैं उसमें, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में कितने होने चाहिए, 2, 3, 4, 5? हम्म, 5 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 5। करेक्ट आंसर क्या है, 5। तो आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए उसके रिगार्डिंग कि कैसे कैसे आपको, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितना होता है, सिंगल बेंच में एक जज है, रेफरिंग बेंच में कितने जजेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम आर्टिकल 300A, जो कि पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 है ना, जिसको फिर हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट्स में से और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो डैश शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कौन नहीं हो सकता है, ऑप्शन देखिए, पर्सन, सिटीजन, फॉरेनर और इंडियन। तो क्या किसी भी फॉरेनर को इंडिया में रहने का हक है क्या, को मतलब अथॉरिटी के हिसाब से आप हटा सकते हैं, या फिर किसी सिटीजन्स को या फिर किसी इंडियन को। सो राइट आंसर इज पर्सन, ओके। इसकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपको ये मैच खाती हुई दिखेगी आर्टिकल 21 से। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी एंड आगे क्या था, कमेंट सेक्शन में पूरा आर्टिकल 21A ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको भी याद हो जाएगा। पर्सनल लिबर्टी एंड डैश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is not law according to Article 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी केस लॉस की जो सीरीज, इस पे से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं. जो पहले वाला क्वेश्चन था वो भी आर्टिकल 13 से ही डील करता था. ठीक है, तो आप देखिए लॉ की डेफिनेशन में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है. आर्टिकल 13 कहाँ पे डिफाइंड है, कौन से वाले पार्ट में, कौन से सब क्लोज में, आई मीन आर्टिकल 13 के लॉ की डेफिनेशन कहाँ पे दी है? आर्टिकल 13(3) सब क्लॉज ए. ठीक है, 13 का 3 ऐसे याद कर सकते हो. 13 का 3 बात करता है लॉ के बारे में ना. ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या इंक्लूडेड है लॉ की डेफिनेशन में और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है. लॉज में क्या क्या आता है? बाय लॉज भी आते हैं, कस्टम भी आता है, रूल्स आते हैं क्या? रूल्स आते हैं क्या? क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देती हूँ ना, ताकि आपको यहाँ पे ही समझ में आ जाएगा. इससे आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है. यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे आपको मैं लिख के बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती हैं. ओके, लॉ की डेफिनेशन में ऑर्डिनेंस आता है. ठीक है, ऑर्डर आता है, कस्टम आता है, बाय लॉज आते हैं. ओके, यूजेस आते हैं, यूजेस, कस्टम एंड यूजेस जो हम पढ़ते हैं. ओके, रेगुलेशंस आते हैं और रूल्स भी आते हैं. ओके, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं ना, एक सीक्वेंस वाइज. बी से बाय लॉज, सी से कस्टम्स एंड यूजेस, ओ से ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डर, आर से रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो ये सब आते हैं. ठीक है, अब ऑप्शन पे चलते हैं हम, क्या क्या आता है. तो हम ऑप्शंस पे अगर जाते हैं तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये सारी चीज़ें आपको लॉ में दिखती हैं. बट अब एक और ट्विस्ट जो हमने ध्यान दिया या नहीं दिया है वो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे पूछा है नॉट. ऐसा कोई भी चीज़ है क्या जो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आ रही है? नहीं ना, तो इधर इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप घबरा जाते हैं, यार ये सब आता है, नन ऑफ दिस हो सकता है क्या? जस्ट बी कॉन्फिडेंट और नन ऑफ दिस होता है आंसर कभी कभी, तो इसका लोड नहीं लेना है. विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शेड्यूल्स याद होने चाहिए. और शेड्यूल्स के लिए एक बहुत अच्छी लाइन याद की जाती है, इसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं. टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम. इस ये सब इनिशियल्स है, इसके अकॉर्डिंग आप पूरी याद कर सकते हैं शेड्यूल. अगर आपको चाहिए तो मैं इस पर आपकी वीडियो बना दूंगी, आप इजीली शेड्यूल याद कर लीजिएगा उससे. तो इन तीनों लिस्ट किसके अंदर दी गई है? हम साथ साथ हैं, तीनों लिस्ट साथ साथ में रहती है और ये लिस्ट किस में दी है? शेड्यूल साथ में. इसे याद कीजिए आप, है ना. हम साथ साथ हैं और लिस्ट किसके अंदर है? शेड्यूल साथ में. नेक्स्ट क्वेश्चन डील करता है टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो जनरली हर एक का टाइटल कहाँ पे होता है? फर्स्ट सेक्शन में होता है ना, स्टार्टिंग में ही दे देते हैं शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल.
ना, अगर आपने इंटरप्रिटेशन ढंग से पढ़ा होगा तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो नो इश्यूज, वी आर हियर, विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी, ओके। तो किस में दिया हुआ है ये, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उल्टा बना है, तो इधर टाइटल सबसे लास्ट में दिया गया आर्टिकल 393 में, ओके। कहाँ पे दिया हुआ है टाइटल, आर्टिकल 393 में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर विच पार्ट। ये कहीं ना कहीं आपका बेसिकली कंप्लीटली इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको जब आपने अगर मेरी AIB कंप्लीट प्रिपरेशन वीडियो देखी होगी कि किस तरीके से आप AIB फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, उसमें आपको ये क्लियरली मेंशन होगा, आप इजीली समझ पाएंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी इंडेक्स पे कमांड, ताकि आप ये ऐसे जो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं उन्हें डील कर पाएँ। कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का दे रखा है डिटेल, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहाँ पे मेंशन है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। सो राइट आंसर इज पार्ट नंबर 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डील कर रहा है वो है IPC से। सो IPC हम नेक्स्ट पार्ट में डील करने वाले हैं। हाल फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन पे हम इसे ख़त्म करते हैं। बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर AIB प्रिपरेशन एंड as well as for the exam.